लेकिन बढ़ते हैं आगे और एक जानकारी आपको और दे देते हैं फटाफट से, क्योंकि जब हम तवांग का जिक्र करते हैं तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तवांग पर अब चीन का बयान भी सामने आ गया है। चीनी सेना का बयान भी सामने आया है। जब तवांग झड़प पर चीन की सेना ने बयान दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय सेना ने विवादित बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी। ये चीन कह रहा है, यानी नया पैंतरा आप चीन का समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीन नया पैंतरा चलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सदन में बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हमारे किसी भी सैनिक की मौत की ना तो खबर है, क्योंकि वो एकदम सुरक्षित है हमारे सैनिक, और चोटें हल्की आई हैं, कोई भी गंभीर हालत में नहीं है। ये क्लियर कर दिया गया राजनाथ सिंह की तरफ से, और राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमारी सैनिक हमेशा तत्पर रहती है। और सदन के अंदर क्या कुछ कहा गया रक्षा मंत्री की तरफ से, फटाफट से आपको सुनवाते हैं, फिर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी पे चर्चा करेंगे। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। गया राजनाथ सिंह की तरफ से। फिलहाल दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन अनिल गौर जी हैं, इस वक्त आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, और साथ ही साथ एसके सिंह साहब भी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। एक बार फिर से आप दोनों ने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अनिल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि अब बयान भी आने शुरू हो गए हैं। चीन की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि भारत विवादित जगह पर घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अगर मैं कई बार की बात करूं तो ग्लोबल टाइम हो या फिर तमाम जो चीन के प्रोपोगेंडे होते हैं, चीन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये किस आधार पर चीन की तरफ से बयान दिया क्या होगा? ये तो एक हास्य मजाक वाली बात है, क्योंकि आपने देखा है कि चीन जब भी कभी कुछ करता है तो वो उल्टी बात ही करेगा। उसने आज तक किसी भी देश के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, कोई भी उसने उसकी जमीन जो है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। वो तो बड़ा एक फ्रेंडली नेशन है, सबको चाहता है कि सब बढ़े। सिर्फ हिंदुस्तान के साथ वो हिंदुस्तानी हम खराब है, क्योंकि हम ही चीन को वो करते हैं, उनको बार बार उनको चाहते हैं कि वो हमें हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है। चीन का देखिए, कभी भी आज तक चीन कभी भी नहीं माना कि उसने जो किया है वो गलत किया है। तिब्बत के अंदर किया, नहीं माना, उसने कहा जी तिब्बत तो हमारा इलाका ही था, हमारा। वो फिर वो तर्क देने लगते हैं, वो पुराने
1600 सदी में, 1700 सदी में जी तिब्बत हमारा इलाका था। अरे उस हिसाब से तो हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान, ये मेसोपोटामिया से लेकर बाली तक हिंदुस्तान चोला एम्पायर था। तो हम भी अब कहने शुरू करते ये सारा इलाका हमारा है, हमें उसके ऊपर कब्जा करना चाहिए। ये तो आज आप मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, आप 21वीं सदी में हैं और 22वीं में जाने वाले हैं। आप मेरे को बताइए, आप ये 1600 की 1500 की बातें के बैठेंगे तो उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। चीन कभी भी नहीं मानेगा, देखिए, और उसने जिस दिन वो मानेगा इसका मतलब उसकी हार है, तो वो तो मानने को तैयार ही नहीं। वो तो अभी भी जापान 22 जो उसके आसपास के जितने मुल्क हैं 22 मुल्कों के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है। वहां पे अभी ताइवान तो चलो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो कहता है ये तो हमारे ही है, पर जापान के साथ है, साउथ चाइना सी के अंदर आप देख लीजिए, वियतनाम के साथ है, कोरिया के साथ है, हर एक के साथ चल रहा है उसका विवाद। तो ये जो विस्तारवाद नीति है जो चीन की, वो बड़ी क्लियर है। अब उसको काउंटर करने के लिए देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं इसके अंदर, काउंटर हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं आप ही से देख रहा था कि किस हिसाब से वो उमर अब्दुल्ला जी भी कह रहे हैं कि देखिए जी पड़ोसी नहीं बदले जाते, दोस्त बदले जाते हैं। अरे भाई, हमने कब कहा, भारत ने कब कहा कि हम पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते? आप पहले प्रधानमंत्री से लेकर ये अपने मोदी साहब से ले लीजिए, सब कहते हैं कि हमें रिश्ते अच्छे चाहिए। पर बात यह है कि ये लोग क्यों नहीं कहते वो कि भाई पाकिस्तान को या चीन को क्यों नहीं कोसते ये लोग? ये हमारे इधर जो पॉलिटिकल सेटअप है वो कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा कि ऑपोजिशन के कोई भी नेता है वो पॉलिटिकल सेटअप में चीन को या पाकिस्तान को कभी गलत कहते हुए कि ये गलत है, ये मिलिटेंट भेज रहे हैं यहाँ पे, ये गलत है कि इसने विस्तारवाद नीति के तहत हमारे कब्जा किया, वो कभी नहीं कहेंगे। वो हमेशा जो है वो रूलिंग पार्टी को कहेंगे कि जी ये देखिए जी आपने रिश्ते बनाने हैं उनके साथ। तो उसका एक मैसेज क्या जाता है? मैसेज जाता है दूसरे मुल्कों की, देखिए ये हाउस डिवाइडेड है, इसको अलग से हम इसको आराम से आइसोलेट कर सकते हैं। रूलिंग पार्टी का जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ हम बड़े अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। और आप खुद अपने ऐसे बयानों से अपने मुल्क के खिलाफ ये हो जाता है सारा, और अपने मुल्क की किरकिरी कराते हैं आप सारे क्योंकि बहुत चीजें मायने रखती हैं ना। अब आप पॉलिटिकल सेटअप का जिक्र कर रहे हैं तो हम देखते हैं, जब मैं 62 का जिक्र करता हूं तो पॉलिटिकल सेटअप अलग था। 67 या फिर बाद का स्थिति का जिक्र, पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई तब पॉलिटिकल सेटअप अलग था। मैं आपके पास आ रहा हूं एसके सिंह जी, क्योंकि आप अगर पॉलिटिकल सेटअप का जब हम जिक्र करते हैं, जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं, कैसे आप इन चीजों को देखते हैं? एक तो मैं बात करता हूं इस सिनेरियो की कि किस तरीके से सेना हमेशा से अपने मनोबल को बढ़ाती आई है, और हम देखते हैं कि कैसे युद्ध के समय भारत हमेशा से जीतता आया है, चाहे मैं इतिहास के पन्नों को पढ़ता, क्योंकि 62 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन पढ़ते हैं तो उन चीजों को समझते हैं, और जब सेनाओं की चीजों को देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो अगर बदले तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं? रिलेटेड है, और जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के शौर्य का सवाल है, इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी मानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बार नहीं, कई बार हम लोगों ने दिखाया है, अपना शौर्य दिखाया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, या किसी और भी देश में आप देख लीजिए, चाहे मालदीव में भी देखे, तो इसमें कोई दो राह नहीं है। और दूसरी चीज ये बहुत समझना जरूरी है कि देखिए, इंडिया ने आज तक कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला है और न ही कभी ऑफेंसिव लेगा, जब तक कि दूसरा देश इसको भारत को इंस्टिगेट नहीं करेगा तब तक जो है भारत कुछ नहीं करने वाला। पॉलिटिकल पार्टी का मुझे यही चीज नहीं समझ में आती कि जहाँ देश की बात होती है तो वहां पर ये लोग क्यों ये पॉलिटिक्स लाने लगते हैं। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी को एक होकर उनको जो पूरी स्थिति समझा दी गई, इसके बावजूद इस तरीके के स्टेटमेंट, और गौर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जितने भी ये अपोजिशन पार्टी है, देखिए कोई भी चाइना या पाकिस्तान की नहीं बात करता, बिल्कुल पूरी 100% सहमत है। मतलब क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी, जो कि खासतौर पर मैं तो नाम भी लूंगा, तो क्या ये बीजेपी की सरकार ही है जो सिर्फ बोलती रहेगी कि नहीं भारत प्रथम और बाकी जो है बात है? ये क्यों ये अपोजिशन पार्टी मोरल डाउन करती हैं इस तरीके के स्टेटमेंट दे देकर आर्मी का और इस देश के नागरिकों का? ठीक है, सही कह रहे हैं आप अनिल जी। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए
जब हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है, चाहे पाकिस्तान के साथ, चाहे फिर चीन के साथ, जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त हम देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि विपक्षी पार्टी भी एक साथ आए, सरकार के लोग भी बैठे, प्रस्ताव एक सदन के अंदर पास हो और उसके बाद चीन को या फिर अन्य देश को, जो भी पड़ोसी मुल्क है जो हमारा भला नहीं चाहता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका काफी अहम है एक होने की ऐसे सिचुएशन में। देखिए, ऐसा है, देश के अंदर पॉलिटिकल सेटअप का दुश्मनों के खिलाफ और ऐसे दुश्मन जो पाकिस्तान और चीन हैं, उनके खिलाफ एक मत से, एक ध्वनि से उनकी आवाज आनी चाहिए और तभी सारी दुनिया को और ये दोनों देशों को पता लगेगा कि हाँ, कि भारत के अंदर एकजुट खड़े हैं। अब आप क्या करते हैं, आप पॉलिटिकल पॉइंट कहते हैं ना, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए आप सेल्फ गोल कर लेते हैं, आप सेल्फ गोल करते हैं, क्योंकि आप बार बार ऐसी चीज बोलेंगे कि अगर आप सोचेंगे मैंने बहुत अच्छा बोला जी, हमने तो अपना जो है अपना ग्राफ बढ़ा दिया है, पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ा दिया है, पर आप अपने देश की ही किरकिरी कर रहे हैं सबके सामने। अब देखिए, मेरे को आज तक, जब से ये टेररिज्म स्टार्ट हुए 90 के दशक से लेकर आज तक, मेरे को कोई ऐसा ऑपोजिशन का पॉलिटिशियन नहीं मिला है जिसने कि पाकिस्तान को कंडेम किया है, और अब जब गलवान के इंसिडेंट हुए जिसने चीन को कंडेम किया है, उन्होंने सब ने मिलकर उस टाइम से लेकर अब तक सिर्फ जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसको कंडेम किया कि जी दिल्ली को जी बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, दिल्ली को जी बात करनी चाहिए चीन के साथ, दिल्ली अपने रिश्ते नहीं बढ़ाता, दिल्ली ये नहीं करता, दिल्ली वो नहीं करता। अरे भाई, कभी तो ये बोल दो कि पाकिस्तान ये कर रहा है, भाई आप क्यों कर रहे हैं, वो नहीं कहेंगे ये, या चीन आप कैसे घुस रहे हैं हमारे देश के अंदर, आपको खबरदार होना चाहिए कि हम सारे एक। जब ये आप ऐसे डिफरेंट वॉइसेस में बोलते हैं तो अगला ये समझ जाता है। देखिए, अगले नादान तो नहीं ना है, उनको पता है कि हाउस डिवाइडेड है। अब आज आपके सामने, आज आप देख लीजिए पार्लियामेंट में क्या हुआ। अरे भाई, एक कहते हैं जी वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी जानी चाहिए देखने के लिए, मैं तो कहता हूं पार्लियामेंट सारी को बिठा दीजिए बॉर्डर के ऊपर, और जो हमारे सैनिक है उनके आगे बिठाइए उनको, और जिस हिसाब से हमारे सैनिक वहां खड़े हैं सरहदों के ऊपर, ताकि ये भी बैठे उस माहौल में बैठे, इनको पता लगे कि फौजी किस हालत में रहता है वहां पे, तो इनको कुछ कदर तो हो फौजी की। कोई कदर नहीं है इनको फौजी की, बस यहां पे बैठ के बातें करनी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हमने सदन के अंदर उठा लिया, जी एक सवाल उठा लिया हमने गवर्नमेंट को नीचे दिखाने के लिए। पर इनको ये नहीं पता, ये अपनी नाक के आगे नहीं सोचते, इनको ये नहीं पता कि हमने इसके अंदर अपने देश को हमने नीचे दिखा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एसके सिंह जी, आप भी क्या इससे पूरी तरीके से सहमत है? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ा फर्क पड़ता है सर, यहाँ पर अगर कोई बयान दिया जाता है तो चीन और पाकिस्तान में बयान बड़ा वायरल भी होता है, और हम देखते हैं हर जगह पर अलग अलग, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और स्थितियां बदल रही हैं। लेकिन अगर मैं इस सिनेरियो से हट के बात करूं, सिर्फ इंडिया की बात करूं, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से हट जाऊं, तो अब आप कितना चेंज देख रहे हैं कि वो इंडिया नहीं है पुरानी वाला, ये नया इंडिया है। क्योंकि जो हम देखते थे परिस्थितियां कि अगर हम अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो वो सिनेरियो अलग था, लेकिन अब जाते हैं तो हम बोल पाते हैं खुल के कि भैया आप गलत हैं, उन्हीं की जमीन पर बैठ के कहते हैं आप गलत हैं, हम ठीक हैं। ये चेंज आया है क्या पहले से अभी में? ये बिल्कुल सही ये बात है जी, मैंने खुद देखा है सर, हम तो काफी 1962 से पहले के लिए हम पैदाइश हैं, और उस समय भारत बड़ा क्रिटिकली अगर आप देखें तो 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत में बहुत अंतर है। क्योंकि आज हम विश्व पटल पर हमारी जो इमेज है वो सारी दुनिया जानती है कि ये बिल्कुल इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग नेशन है, और उसी के कारण एक्चुअली देखा जाए जो इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग हुए हैं, उसी की वजह से आज हमारा हर देश, दुनिया के हर देश के साथ अच्छे नाते हैं। देखिए, अमेरिका भी जो है हमारे सामने घुटने टेकता है पॉइंट ऑफ व्यू की, हमें अपोजिशन सैंक्शन देखते उन्होंने हर कंट्री पर लगाए, लेकिन हमारे वतन ही नहीं है, आपसे रिश्ता है, आपके देश के रिश्ता के साथ है, ठीक है आप जारी रखिए, ठीक। क्योंकि ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है एक उभरता पावर है, और इकोनॉमिकली खास तौर पर सबसे इकोनॉमिकली इंटरेस्ट है। ऐसे ही तो ये जो इमेज है ये कैसे बनी? अब इसी को बिगाड़ने में सारी अपोजिशन पार्टी लगी रहती है, उल्टे सीधे बयान देकर एक इमेज को आप टारनिश कर रहे हैं, और ये नहीं जानते कि इनकी खुद ही की इमेज के ऊपर ये इमेज खराब होगी। क्या भारत की जनता नहीं देख रही है कि ये पार्टी क्या बोल रही है?
और जब ये मैसेज जब बाहर जाता है, खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना को आप ले लीजिए, तो वो समझते हैं कि ये तो वैसे बिखरे हुए हैं। मुझे तो अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू ये भी पता चलता है कि इन लोगों को पैसे मिलते हैं इस तरीके से। और जो आज गृह मंत्री जी ने जो बात भी करी कि किस तरीके से कांग्रेस और चाइना में राजीव गांधी फाउंडेशन उसके लिए जो पैसा लिया था, आखिर क्यों? जब ये चीज है तो भाई वहां हर चीज के लिए एकजुट जब तक हम नहीं दिखाएंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, इस देश की जनता हो, तब तक ये मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज बाहर जो है नहीं जाएगा। नहीं, आश्चर्य होता है एसके सिंह जी, आश्चर्य होता है जब पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बात करती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हिस्ट्री पढ़ के अगर बात करें तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के फौजियों ने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ देश के लिए किया है, और इस वक्त भी हमारे देश के बच्चे बच्चे में वो ताकत है, उतना मनोबल है कि दूसरे दुश्मन देशों को आंखें दिखा सके। ये पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास होना चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप दोनों ने समय निकाला। अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एसके सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल तवांग को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि तवांग पर इस वक्त राजनीति भी बखूबी हो रही है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की तरफ से स्थितियां क्लियर कर दी गई हैं। चीन की तरफ से जब हम बात करते हैं तो बयानात आते रहते हैं और चीन प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, लेकिन दुनिया जानती है कि सच्चाई क्या है, लेकिन चीन के कभी भी मंसूबे पूरे